हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था इन 1939 टू 1945 के दौरान, तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने अपने साइंटिस्ट से ये कहा कि उसके पास बहुत लिमिटेड अमाउंट में मिलिट्री रिसोर्सेज थे। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने साइंटिस्ट से ये कहा कि आप कुछ ऐसा करिए कि हम इस मिलिट्री का हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ, ताकि हम लोग इस युद्ध को जीत लें। क्योंकि जब भी इस तरह के युद्ध होते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक करना होता है, लैंड स्ट्राइक करना रहता है, और कहीं ना कहीं फूड सप्लाई वगैरह बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। तो उनके पास जो मिलिट्री रिसोर्सेज थे वो बहुत लिमिटेड थे। इस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने इस तरह का फैसला लिया और अपने साइंटिस्ट से ये बात कही। तो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक मैथमेटिक्स ईजाद की जिसके ज़रिए इंग्लैंड ने वो विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को उसने जीत लिया। और ये न केवल मैथमेटिक्स केवल विश्व युद्ध को जीतने के लिए इस्तेमाल किया गया, बल्कि बहुत सारे बिजनेसमैन का ध्यान इसकी तरफ गया जो बहुत लंबे समय से वो अपने मतलब मैक्सिमम आउटपुट फाइंड करने के लिए वो कई बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको कभी इस तरह का सॉल्यूशन नहीं मिला था। तो उन्होंने जब इस तरह के मैथमेटिक्स को देखा, जब इसको समझा, तो उन्होंने क्या किया, इसको अपने डेली लाइफ में, अपने बिजनेस में इसका इस्तेमाल करने लगे। तो इसकी मदद से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा बिजनेसमैन को, या इसका इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर में किया जाता है, और भी बहुत तमाम जगह हैं, इसको हम लोग डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये रहा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आते हैं इसके डेफिनीशन पे। तो इसकी डेफिनीशन को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहाँ पे जो लीनियर वर्ड है उसके मीन्स क्या होगा, क्योंकि आपने इसका नाम सुना होगा लीनियर वर्ड। तो फ्रेंड, हम ये समझते हैं कि ये जो लीनियर वर्ड है वो आखिर में आया कहाँ से। तो इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आपने इस तरह का इक्वेशन देखा होगा। जैसे अगर आपके सामने इस तरह से आ जाए कोई 2x प्लस, मान लीजिए कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू, अगर इस तरह का कोई इक्वेशन है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x की पावर है वो 1 है, y की पावर 1 है, और यहाँ पे जो x और y जो हैं वो एक वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अगर जब भी किसी इक्वेशन में वेरिएबल की जो पावर है वो अगर 1 हो, वेरिएबल की जो पावर है वो 1 हो, और वहाँ पे कुछ कांस्टेंट होते हैं, तो आप इस तरह के इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से देखें फ्रेंड्स, जैसे अगर हम यहाँ पे इस तरह से कहें कि 2x प्लस 3y प्लस 4, यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, तो अगर हम इसको एक फंक्शन के रूप में देखें, तो अगर हमें ये बताना रहे कि ये कैसा फंक्शन है, तो इसमें हम वेरिएबल को चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो x और y हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो चूँकि ये एक तरह का फंक्शन है x और y में, जिसमें दो वेरिएबल शामिल हैं, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग लीनियर फंक्शन भी कह सकते हैं। लीनियर फंक्शन, दिस इज लीनियर फंक्शन। फ्रेंड्स, इसमें एक बात जो खास आपको ध्यान रखना होगा वो ये है कि जो वेरिएबल्स हैं उनका जो कोफिशिएंट है वो जीरो ना हो। क्योंकि अगर जैसे ही अगर मान लीजिए कि x का कोफिशिएंट अगर यहाँ पे जीरो हो जाता है, अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे कह दें 0x प्लस 3y प्लस 4, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ये जो टर्म है आपका कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म, और यहाँ पे आपका बचेगा दिस इज इक्वल टू 3y प्लस 4। तो दिस इज द फंक्शन इन वन वेरिएबल y। तो यहाँ पे ये एक तरह का फंक्शन मिलेगा जिसमें एक वेरिएबल होगा, और इस तरह के फंक्शन को हम कहेंगे लीनियर फंक्शन इन वन वेरिएबल। दिस इज लीनियर फंक्शन इन टू वेरिएबल्स, एंड दिस इज लीनियर फंक्शन इन वन वेरिएबल। तो आप इसको समझ सकते हैं फ्रेंड्स।
इस एग्जाम्पल को बताने का एक मेरा मतलब मकसद ये है कि आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसी वजह से आपको मैं एग्जाम्पल के ज़रिए बता रहा हूँ कि लीनियर वर्ड से मैं आपको वाकिफ़ करा रहा हूँ कि लीनियर वर्ड जो है वो क्या है। तो आप लीनियर वर्ड से कहीं ना कहीं जो लीनियर वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है वो मैथमेटिक्स का वर्ड है। तो आप ये समझ गए होंगे कि लीनियर जो शब्द है वो क्यों लिया गया है। और यहाँ पे जो सेकेंड जो वर्ड है यहाँ पे फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक प्लान। तो अगर हम पूरे वर्ड पे अगर हम जाएं तो अगर हम इसके डेफिनेशन पे जाएं तो इसकी डेफिनेशन में फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है कि लीनियर प्रोग्रामिंग को फ्रेंड्स हम एलपी भी कहते हैं, इज एन इम्पॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये आ रहा है आपका ऑप्टिमाइजेशन वर्ड, उसकी मीन्स होता है मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। जैसे आपने पढ़ा होगा मैक्सिमा और मिनिमा, एक चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम होने की कब फंक्शन मैक्सिमा होता है और कब मिनिमा होता है वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, इस लीनियर प्रोग्रामिंग में जो ये ऑप्टिमाइजेशन वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है वो स्पेशली मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और फ्रेंड्स ये बार बार वर्ड आपके सामने आएगा, तो इस वर्ड को आप बहुत ध्यान से समझ लेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ये एक प्रकार की टेक्निक है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग है फ्रेंड्स वो एक प्रकार की टेक्निक है यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस एंड एवरीडे लाइफ फॉर obtaining the maximum or minimum values as the required of a linear expression subject to satisfying certain number of given linear restriction। फ्रेंड्स इस पूरे डेफिनेशन में यही कहा गया है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो एक प्रकार की टेक्निक है जिसको हम अपने डेली लाइफ में और बिजनेस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। तो हम इसके ज़रिए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्रेंड्स अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि इस बिजनेस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि उस बिजनेस से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स अगर आपको एग्जाम्पल दें, जैसे अगर आजकल के प्राइवेट स्कूल में होता क्या है कि जैसे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो क्लर्क को करना होता है, बट उस काम को टीचर से करा लिया जाता है। तो जो मैनेजर हैं वो सोचते हैं कि अगर क्लर्क को अगर हम रखेंगे तो कम से कम उनको 5,000 अगर सैलरी देते हैं तो कम से कम एक साल में उनको 60,000 उनकी सैलरी हो जाएगी पूरा। तो उस 60,000 को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, वो टीचर से काम कराते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए उसमें उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे टीचर की मदद से उन्होंने क्या किया, एक क्लर्क को कम कर दिया और वहाँ पे जो 60,000 है वो कहीं ना कहीं वो अपना बचा लिए। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि बहुत कहीं अगर आप कुछ खरीद रहे हैं और आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो आप कुछ हमेशा यही चाहेंगे कि कम से कम पैसे में हम उस चीज़ को ख़रीद लें। तो ये जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है पूरी तरीके से इसी पे बेस्ड है कि अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसको कम से कम मूल्य पे कैसे खरीदें, और अगर हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर हम लाभ कितना कमाएं, मतलब कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ देने के लिए ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पे। तो यहाँ पे फ्रेंड ये कहा गया है कि द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP इसको कहा जाता है फ्रेंड। तो द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन जनरल कॉल्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग। देखिए फिर फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग वर्ड यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग को यहाँ पे लिखा गया है मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग अ लीनियर फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू अ सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड आर लीनियर इन इक्वेशन कॉल द कांस्टेंट आर रिस्ट्रिक्शन। फ्रेंड्स इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा रहे हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपके सामने एक तरह का हमने एग्जाम्पल रखा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये दिया है कि द फॉलोइंग LPP यानी द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यहाँ पे दिया है मैक्सिमम जेड
यहाँ पे जो जेड है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फंक्शन के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया था यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये जो एफ है वो दो वेरिएबल एक्स और वाई का फंक्शन है। तो अगर हम चाहें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जेड, इसको इस एफ एक्स वाई को हम लोग एफ भी लिख सकते हैं और इसके बराबर हम लोग जेड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो जेड है वो एक तरह का फंक्शन है, तो हम इसको कह सकते हैं जेड इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो उसी तरीके से यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके सामने दिया है मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 5x1 + 7x2। मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 5x1 + 7x2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पे जो x1 और x2 है इनकी पावर 1 और 1 है। इसका मतलब ये एक तरह का लीनियर फंक्शन है। तो यहाँ पे जो 5x1 + 7x2 है ये एक लीनियर फंक्शन है और इस लीनियर फंक्शन में दो वेरिएबल हैं। इसमें जो पहला वाला वेरिएबल है वो x1 है और दूसरा वाला वेरिएबल जो है वो x2 है। इसको आप फ्रेंड ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें बार बार आएंगी। अगर आप डेफिनीशन अगर आपको क्लियर है तो आप देखेंगे कि आप जो भी इस पर क्वेश्चन आएगा ना वो बहुत आप आसानी के साथ उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 5x1 + 7x2 जो है वो इसके बराबर है, मैक्सिमम जेड के बराबर है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट वर्ड इस्तेमाल किया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखें जब भी यहाँ पे जैसे कि अगर कोई चीज़ है, मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं x1 + x2 = 4 है, तो इसको हम लोग जनरली इक्वेशन कहते हैं। बट अगर इस तरीके से आ जाए लेस आर इक्वल टू आर, ग्रेटर आर इक्वल टू, इस तरीके से अगर आ जाए तो हम इसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं या एक तरह का रिस्ट्रिक्शन भी कह सकते हैं। तो और यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे फ्रेंड ये आपका सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है। यहाँ पे 3 इक्वेशन इस तरीके से दिए गए हैं। इन इक्वेशन इसको कह सकते हैं, इक्वेशन भी कह सकते हैं, बशर्ते आप ये जानते रहेंगे कि जब भी लेस आर इक्वल टू या ग्रेटर आर इक्वल टू आता है तो उसे हम इन इक्वेशन वर्ड उसके लिए यूज करते हैं या कांस्टेंट वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कहा है कि एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे कहा गया कि जो वेरिएबल x1 x2 यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, देखिए ये यहीं पे नहीं बल्कि यहाँ पे भी इस्तेमाल में आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी इस्तेमाल में आ रहे हैं और यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसके साथ भी आ रहे हैं। और यहाँ पे नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे दिया गया है, यानी x1 और x2। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन का मतलब इसकी जो x1 और x2 की वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो या तो पॉजिटिव हो या तो 0 हो। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का इस्तेमाल किया जाता है तो किसी भी प्रॉब्लम को, जैसे कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को हमेशा मैथमेटिकल रूप दिया जाता है, उसको हमेशा एक लीनियर इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, कुछ बाधाएं होते हैं कि आपको इस तरह की चीज़ें करना है, ऐसे नहीं करना है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए वहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट कैसे पाया जाए और वहाँ पे कम से कम लॉस कैसे हो, इस तरह की सारी चीज़ों को एक मैथमेटिक्स रूप दिया जाता है। और उस मैथमेटिक्स इक्वेशन को मीन्स ये सारी चीज़ों को सॉल्व करके वहाँ पे एक सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। तो वो जो सॉल्यूशन होगा उन सॉल्यूशन में भी आप देखेंगे कि कई तरह के सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सॉल्यूशन होते हैं, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ लें फ्रेंड कि जो यहाँ पे इसकी जो डेफिनीशन है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन जनरल कॉज फॉर ऑप्टिमाइजिंग मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग अ लीनियर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात कर रहा है ना, वेरिएबल्स के ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात कर रहा है, वो यही है फ्रेंड्स। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, मैक्सिमम जेड इक्वल टू 5x1 + 7x2, इसी पूरे फंक्शन को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू अ सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सब्जेक्ट टू अ सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लीनियर इक्वेशन या इन इक्वेशन वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है वो इसी के लिए, ये जो सिस्टम देख रहे हैं आप, ये एक तरह का अगर हम इसको सेट बना लें, मतलब हम कहें कि एक ऐसा सेट जिसमें ये तीनों इन इक्वेशन मौजूद हैं, तो इसी के बारे में कहा जा रहा है। तो
इनइक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं, कॉल्ड द कांस्टेंट आर रेस्ट्रिक्शन। तो उसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन भी कह सकते हैं या कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसका नाम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसमें कहा है कि द फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड, ब्रैकेट में दिया है कि मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कह रहा है फ्रेंड्स कि जिस फंक्शन को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, ठीक है, ऑप्टिमाइज किया जाए, उसी फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, उसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसे फ्रेंड यहाँ पे इस फंक्शन को अगर आप देखें तो इस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम आउटपुट, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कैसे पाया जाए। मैक्सिमम वर्ड हमेशा प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड, क्योंकि कभी आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका मैक्सिमम लॉस हो, तो हमेशा हम लोग मैक्सिमम वर्ड जो है वो प्रॉफिट के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और जो मिनिमम वर्ड है वो हमेशा लॉस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसी यानी जो फंक्शन है, इसी फंक्शन को अगर हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो अगर हम इसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज अगर कर लें तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फ्रेंड्स, आप इसकी डेफिनेशन नोट करते चलेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन है कांस्टेंट। तो इसमें फ्रेंड्स दिया है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस अंडर विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड आर कॉल्ड द कांस्टेंट। तो कहा है कि जो लीनियर इनइक्वेशन आप देख रहे थे ना, यहाँ पे बार बार मैं एग्जांपल का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया समझ आ जाए फ्रेंड। तो यहाँ पे जो लीनियर इनइक्वेशन, या इसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसी के जरिए यही जो 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो इस तरह के कई आपके सामने इन इक्वेशन या इक्वेशन इस तरह के आ सकते हैं। तो इन्हीं की मदद से जब हमें फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम मिलने लगता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप कांस्टेंट की डेफिनेशन देख लें। तो अब हम आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, बट अगर आप इसे देख लेते हैं पूरा तो आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो आपका ये नेक्स्ट हेडिंग है वो है सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी। तो इसमें कहा है कि ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x1, x2, xn satisfying the constant of a LPP is called the solution of a LPP। फ्रेंड्स, इसको एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे उसमें कहा है इसमें कि ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, मतलब जो यहाँ पे x1, x2, xn है वेरिएबल्स, x1, x2, xn वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है उसका सेट। तो मतलब अगर x1, x2, xn ये अगर n वेरिएबल्स हैं तो इनकी जो वैल्यू जाएगी वो n वैल्यू जाएगी। वो अलग बात है कि उसमें कुछ वैल्यूज सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। सेटिस्फाइंग द कांस्टेंट ऑफ ए एलपीपी, तो इसमें कह रहा है कि जो x1, x2, xn है उनकी जो वैल्यूज का सेट है वो कांस्टेंट को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, अगर हम ये एग्जांपल लिए हैं तो अगर हम कहें कि यहाँ पे जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं वो 2 हैं, यहाँ पे x1, x2, xn, तो xn का मतलब यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम 2 ले ली गई है। तो 1, 2 दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे x1, x2 की हमें ऐसी वैल्यू लेना है जो इन तीनों इक्वेशन को यानी इस कांस्टेंट को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो अगर हम चलिए सपोज कर लीजिए कि हम एक एग्जाम यहाँ पे हम अपने मन से ले रहे हैं, हमें नहीं पता कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तभी पता चल पाएगा। मान लीजिए कि x1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं और x2 की वैल्यू मान लीजिए कि अगर हम 2 ले रहे हैं, x1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं और x2 की वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं, तो आप इस वैल्यू को आप यहाँ पे क्या करिए, रखिए यहाँ पे। तो अगर आप इस वैल्यू को अगर यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे आप पाएंगे कि 1 +
टू, x1 की जगह आप 1 रख दिए हैं, x2 की जगह 2 रख दिए हैं। तो देखें क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि ये जो रिजल्ट है ये आएगा 3 एंड 3 इज लेस देन 4। इसका मतलब ये जो x1 बराबर आप देख रहे हैं 1 और x2 बराबर 2, वो पहले वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप इसी तरीके से, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये जो x1 बराबर 1, x2 बराबर जो 2 है वो पहले वाले इक्वेशन को इसको यानी सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए इसमें हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो यहाँ पे 3 इंटू वन एंड प्लस 8 इंटू 2। अब ये देखेंगे कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 16 एंड प्लस 3 एंड दिस इज लेस दैन 24 है कि नहीं, ये सही है कि नहीं। या तो इसके बराबर हो जाए या तो इससे छोटा हो जाए। अगर बराबर हो जाता है तभी इसको सेटिस्फाई करेगा, लेस हो जाता है तभी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे 16 एंड 3 आपका हो जाएगा 19 एंड दिस इज लेस दैन 24, यानी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है फ्रेंड। और अगर आप यही वाली वैल्यू अगर यहाँ पे रखें तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पर अगर 2 रखें इसकी जगह तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पूरा जो आएगा वो 24 आ जाएगा, जो कि 35 से लेस होगा। इसका मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक ऐसा इक्वेशन अगर हम सपोज कर लें फ्रेंड्स, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसका ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, बट अगर हम ये सपोज कर लें कि x1 बराबर 1, x2 बराबर 2 है, जो इस कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस तरह का जो ये जो आएगा ना, ये इसी को हम लोग कहेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इसी को हम लोग कहेंगे दिस इज सॉल्यूशन ऑफ LPP। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ LPP। फ्रेंड्स इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये बार बार आने वाला है। जब भी आप आगे की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे ना तो वहाँ पे बार बार ये वर्ड इस्तेमाल करेगा कि सॉल्यूशन ऑफ LPP, या अभी और भी हम आगे बातें करने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा कि x1, x2, xn की ऐसी वैल्यू जो कांस्टेंट को सेटिस्फाई करने लगे, ऐसे ही x1, x2, xn की जो वैल्यू का जो सेट होगा उसी को हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ LPP। अब जो फ्रेंड्स नेक्स्ट डेफिनेशन है वो फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP। तो इसमें क्या कहा है फ्रेंड्स, इसमें कहा है कि ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x1, x2, xn सेटिस्फाइंग द कांस्टेंट। देखें फ्रेंड्स ये बिल्कुल सेम ऊपर वाली डेफिनेशन है, एकदम यहाँ तक बिल्कुल सेम मिल रहा है, मैच कर रहा है। तो सेटिस्फाइंग द कांस्टेंट यहाँ पे भी है कांस्टेंट। और इसमें जो एक नया वर्ड यहाँ पे जो सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा है वो है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑफ LPP। तो x1, x2, xn वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज का सेट जो कांस्टेंट को भी सेटिस्फाई करे और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन यानी LPP का जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है उसको भी सेटिस्फाई करे। जैसे फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो x1, x2 है इसको सेटिस्फाई कर रहा था कांस्टेंट को। अब यहाँ पे देखिए जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है वो यही है, ये है। तो क्या देखें कि ये जो आप ले रहे थे x1, x2 की वैल्यू वो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो x1 की वैल्यू अगर 1 रखें तो वो 0 से बड़ा होगा, और x2 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो वो आपका 0 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो x1, x2 की वैल्यू है वो कांस्टेंट के साथ साथ नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP। फ्रेंड्स इसमें दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जिसका नाम है ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ LPP। तो फ्रेंड्स ये बार बार आपसे पूछेगा, एग्जाम में यही पूछता है कि कोई भी आपको एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे देगा और कहेगा कि इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो क्या होगा। तो इसमें देखें फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहा है कि ए फिजिबल सॉल्यूशन। फ्रेंड्स फिजिबल सॉल्यूशन मीन्स अभी हमने बताया था कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन दोनों को सेटिस्फाई करे उसी को फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी जैसे ये फिजिबल वर्ड इस्तेमाल कर रहा है तो आप समझ लेंगे कि इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP इज सेड टू बी ऑप्टिमल और ऑप्टिमम इफ इट इज also optimizes the objective function of the problem। तो फ्रेंड्स इसमें यही कहा है कि एक ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन LPP का आपका ऑप्टिमम कहलाएगा इफ़ इट आल्सो ऑप्टिमाइजेज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर ये
प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर इस फंक्शन को अगर ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे x1 x2 की जो भी वैल्यू है, अगर यहाँ पे रखने पे मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, अगर इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इसको ऑप्टिमाइज कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने लगता है तो जो सॉल्यूशन ये आएगा, यानी अगर ये मैक्सिमम वैल्यू अगर यहाँ पे रखने पे आ रहा है, जैसे अगर हम यहाँ पे रखते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 × 1 प्लस 7 × 2, यानी यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा प्लस 14 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 19। तो मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ना, वो आपकी 19 आ रही है। तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ये है कि अगर ये x1 x2 की ऐसी वैल्यू है, तो फ्रेंड्स मैं यही कह रहा था कि अगर ये x1 x2 की जो वैल्यू है, अगर ये इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की अगर यही 19 ही मैक्सिमम वैल्यू आती है, तभी हम लोग ये जो x1 x2 की जो वैल्यू देख रहे हैं ना, यानी 1 और 2, इसी को हम लोग कह सकते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन या ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो पहले इसी x1 x2 के बारे में हमने सॉल्यूशन ऑफ LPP कहा, फिर हमने कहा कि अगर जैसे इसको सेटिस्फाई करने लगे तो इसको फिजिबल सॉल्यूशन कहने लगेंगे, और हमने कहा कि जैसे इसको सेटिस्फाई करने के बाद अगर ये मैक्सिमम वैल्यू देने लगे या मिनिमम वैल्यू देने लगे, यानी ऑप्टिमाइज करने लगे ये वैल्यू, तो इस वैल्यू को हम लोग ऑप्टिमल और ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ मेथड के बारे में, जैसे यहाँ पे है आपका मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ LPP। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहली मेथड यहाँ पे दिया जा रहा है ग्राफिकल मेथड, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फ्रेंड्स, इससे एग्ज़ाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने हैं। अगर आप इसको अगर आप समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना है।